चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 6 सितंबर में शिफ्ट 2 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, चलो देखिए। बोल रहा है फॉर अ D4 मेटल आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, और हमारा T2G EG ऐसा कुछ दिया हुआ है, डेल्टा नॉट दिया हुआ है, P के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक एक करके हम लोग समझते हैं ये इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हमें दिया हुआ है, हमें क्या समझना चाहिए, ये एक D4 मेटल आयन, इसका मतलब d ऑर्बिटल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। सो ये समझ में आ गया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन का मतलब D4 का मतलब होता है देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। यानी D4 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसका मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड का मतलब होता है यहां पर कैसा कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड का इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या हो रहा है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास दो तरह का सिस्टम बन जाता है। या तो फोर्स पेयरिंग हो रहा होगा, ठीक है, या फिर फोर्स पेयरिंग नहीं हो रहा होगा, नॉर्मल होगा सिस्टम होगा ना। फोर्स पेयरिंग अगर हो रहा होगा तो क्या, अगर नहीं हो रहा होगा तो क्या। फोर्स पेयरिंग अगर हो रहा होगा तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, हाइब्रिडेशन होगा D2sp। फोर्स पेयरिंग में देख लेते हैं। फोर्स पेयरिंग में क्या हो जाएगा? D2sp3 हो जाने वाला है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें नॉर्मल विदाउट फोर्स पेयरिंग, दैट इज विदाउट फोर्स पेयरिंग, तो sp3d2 के इंफॉर्मेशन या मतलब हाइब्रिडेशन होने वाला है। ओके, नाउ T2G और EG कैसे, क्या मतलब रखता है ये? देखिए, हमें पता है, थोड़ा सा हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आना चाहिए। हमें पता है कि जब हमारे पास कोई भी एक ऑर्बिटल होता है, यानी मतलब अगर आप बोलिएगा कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, कोई फील्ड अलग से नहीं आपने लगाया हुआ लिगेंड का, तो जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं वो सब एक ही एनर्जी के होंगे। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम n+l रूल। और ये इन सिस्टम को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना, डीजेनरेट। जो एक्सिस हम लोग क्या बनाया, हम लोग बनाया हुआ एनर्जी एक्सिस है। ओके, और वाई में हम लोग पोजीशन दिखाएंगे ऑर्बिटल्स का, कैसा कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम आपका डीजेनरेट का है। अब इसमें आपने क्या किया, सपोज आपने बोला कि यार मुझे ना फील्ड लगाना है स्फेरिकली सिमेट्रिकल। स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब समझिएगा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए दो लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप यहां बैठे हुए हो और एक और बंदा यहां बैठा हुआ है। ठीक है, सपोज इसका जो मास है m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका g है, यहां पे भी आपका g है। ठीक है, g का वैल्यू मान लीजिए 9.8 है, यहां पे भी 9.8 ही है। दो लोग की बात कर रहा हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। नाउ सपोज अगर मैं बोलूं कि यहां पर एकदम सिमेट्रिकल फील्ड ग्रेविटेशन का लग रहा है, एंड इस जगह पर अगर पता नहीं कैसे पर हुआ ऐसे कि आपका g का वैल्यू 10 हो गया या 11, जो मानना मान लीजिए 10 मान लेते हैं हम लोग। तो जो 10 होगा, तो इस पर्सन ए और बी दोनों के लिए ही जी का वैल्यू 10 हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, सिमेट्रिकल है दोनों के लिए। ये लोग बगल में बैठे हुए हैं, अगर ये 10 हुआ तो इसके लिए भी 10 हो जाएगा। यानी जो भी आपका इंक्रीज होना होगा दोनों के लिए यूनिफॉर्मली ही इंक्रीज होगा। अगर दोनों का मास मान लीजिए अगर आपका 50 केजी था, ये 50 केजी था, तो दोनों सेम अमाउंट से ही बढ़ेंगे, है ना। पहले कितना था, 50 इंटू 9.8 इसका वेट था, मतलब ये आपका जो फोर्स लग रहा होगा, और ये 59.8 है। अब कितना फोर्स लगेगा, 50 इंटू 10, ये कितना होगा 50 इंटू 10। इसका मतलब ए और बी के बीच में अभी भी कोई डिफरेंस इन एनर्जी नहीं है, ठीक है ना।
अगर मैं बोलूं MgH सेम लेवल पे खड़े हैं तो अभी भी दोनों का एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे आर अगेन व्हाट, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये हम MgH ही लिखेंगे दोनों केस में, और ये दोनों का एनर्जी बढ़ तो गया है बिकॉज ऑफ G बढ़ा है, बट दोनों का एनर्जी बढ़ा है विथ इक्वल अमाउंट, तो आगे भी इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं है। ऑर्बिटल के सेंस में इसको क्या बोलेंगे, अभी भी ये डीजेनरेट है। ये ऑर्बिटल के रेफरेंस बात कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो अगर मैंने इसी प्रकार का फील्ड लगाया जो हर ऑर्बिटल जो कि अलग अलग डायरेक्शन में है उस पर यूनिफॉर्मली आपका इफेक्ट करेगा, तो लिगेंड के आने से अगर पॉसिबली, अगर, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर अगर सिमेट्रिकल फील्ड लग रहा होगा तो ये सभी की एनर्जी बढ़ेगी, सभी की एनर्जी बढ़ेगी, बट अभी भी सब के सब क्या होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब जिस तरह से जी बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ी दोनों की, बट दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज बढ़ा ए और बी में, इसीलिए दोनों अभी भी डीजेनरेट रह गए। ठीक है, पर सपोज इसी केस को अब यहां पे करते हैं। ठीक है, ये वाला केस समझ में आ गया, ये कब है, ये वाला केस कब है, जब आपका स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड लगा, तो सिमेट्रिकल फील्ड बाय लिगेंड्स, लिगेंड ने आपको स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड लगाया, ये आपका अजम्पशन है। तो एनर्जी बढ़ा बट सबकी सेम अमाउंट से बढ़ी, तो अभी भी इन लोग में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर अगेन डीजेनरेट। ठीक है, अब इसी केस में देखो ए और बी है, यहां बैठे हुए हैं ना, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि ये 50 केजी ये भी था, 50 केजी ये भी है, और इसका जो जी है वो 9.8 ही रह गया, बट इसका 10 हो गया। कैसे हुआ नहीं पता, मे बी आप सोच सकते हो कि ये इक्वेटर पे बैठा हुआ है और थोड़ा इधर उधर है, मतलब भगवान की माया मान लीजिए, और इसका 10 हो गया, अजम्पशन है 10 हो गया। यानी जी का प्रभाव दोनों पर सेम नहीं रहा। अगर ऐसा हो गया, मे बी बिकॉज ए और बी कुछ अलग तरीके से बैठे हों, वट एवर, पर अगर ऐसा हो गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 50 इंटू 9.8, मान लीजिए एच दोनों का अभी भी सेम था जो पहले लिया, इसमें कितना हो गया 50 इंटू 10 इंटू वॉट, इंटू एच। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब ए और बी के बीच में एक एनर्जी गैप आ गया, बिकॉज यहां पर अनसिमेट्रिकल फील्ड लग रहा था। समझ में आ गया। अब एग्जैक्टली यही काम इसमें देखिएगा, हमें पता है क्या है कि लिगेंड की संख्या आने वाली है 6, और 6 जो आएंगे, सपोज मेरा आपका ऐसे मान लेते हैं, तो ये 6 किसी एक्सिस से आ रहा होंगे, ये लिगेंड आ रहा होगा, ये लिगेंड आ रहा होगा L2, ये लिगेंड आ रहा होगा L3, ये लिगेंड आ रहा होगा L4, ये लिगेंड आ रहा होगा L5, ये लिगेंड आ रहा होगा L6। ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड तो नहीं जनरेट कर सकता, बिकॉज अगर चार्ज की बात करते हो तो ये चार्ज कैसे आएगा, पॉइंट चार्ज है, ये इसका फील्ड ऐसे ऐसे होगा, इसका फील्ड ऐसे ऐसे होगा, है ना। एक चार्ज कैसे फ्लो करता है, ऐसे फील्ड करेगा। ठीक है, ये इसका फील्ड होगा इसके चारों तरफ, इसका ऐसे ऐसे होगा, इसका ऐसे ऐसे होगा, है ना। ये फील्ड्स हैं, ये फील्ड है जो डी ऑर्बिटल को अफेक्ट करने जा रहा है, और यहां पे बैठा हुआ है आपका वो पांचों ऑर्बिटल्स, है ना। तो यहां पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो अब अनसिमेट्रिकल फील्ड के मतलब के प्रभाव में है, isn't it? तो होगा क्या कि यहां पर इनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, डिफरेंट होने वाली है, पर आपको पता है ऑलरेडी कि यहां पर होता क्या है। यहां पर आपको पता है कि जो आपका डी ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है। अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल्स के बारे में, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये कैसे होते हैं, ये आपके एक्सिस पे मतलब अलोंग द एक्सिस होते नहीं है ना। और लिगेंड किधर से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है, लिगेंड तो एक्सिस से आ रहा है, यस लिगेंड आ रहा है। तो क्योंकि ये लोग लिगेंड के डायरेक्ट प्रभाव से बच जा रहे हैं, इनकी एनर्जी अलग हो जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे T2G। ठीक है, और जो लोग
जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होते हैं, डी जेड स्क्वायर मान लीजिए है, डी जेड स्क्वायर या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो ग्राफ ऐसे दिखता है, ये क्या है, अलोंग द एक्सिस के ऑर्बिटल्स हैं। अब लिगेंड जो आ रहा है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस से आ रहा है, तो इन लोग पे वो हेड ऑन कोलिजन जैसा ना बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो इस कारण से इन दोनों की एनर्जी वो क्या होगी, वो अलग हो जाएगी, ठीक है। ये हेड ऑन कोलिजन जैसा हो रहा है और ये लोग बच जा रहे हैं, ये लोग क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा एंगल पे है तो बच जा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे ईजी, ठीक है, ईजी, T2G और ईजी, इसे ना पार्ले जी होता है, जी जी लगाते हैं, इसे भी मान लो ईजी और T2G है, ओके। सो यहां पर दो तरह के लोग हो गए, T2G और ईजी, तो दोनों की एनर्जी अलग हो जाएगी। तो हम ये मानते हैं, जो हमारा अब जो आता है वो ये मानते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर जो आपने अज्यूम किया है वो अजम्पशन के हिसाब से माने, तो अगर सेम अफेक्ट समझिएगा, सेम अफेक्ट अगर अनसिमेट्रिकल फील्ड देता, जो इफेक्ट यहां पे आपको दिख रहा है, अगर सेम एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी सेम एनर्जी, अगर वो अनसिमेट्रिकल होता तो क्या होता, इसी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए एक को कम होना पड़ेगा, जो ज्यादा स्टेबल है वो है T2G, और दूसरे को ज्यादा स्टेबल होना पड़ेगा, कम स्टेबल होना पड़ेगा, सॉरी इसको होगा Eg, इसको होगा T2G, ओके। फिर से बता रहा हूं, तो अगर सेम अफेक्ट, अगर सेम एनर्जी को हमको रखना है, सेम मीन एनर्जी को रखना है, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा। एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, ये आपका मीन एनर्जी है, और ये आपकी एनर्जी थोड़ी कम है, विच शुड बी T2G, और जो ऊपर वाले हैं वो हो जाएंगे Eg, ठीक है। क्या assumption समझ में आ रहा है, यहां पर जो भी ऑर्बिटल्स हैं इन दोनों में बीच में गैप आ गया, बट द एवरेज एनर्जी इज सेम एज द अज्यूम्ड, जो हमने सोचा है, जो हमने माना है कि अगर यही एनर्जी स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड लाता तो इतना ही लाता, क्लियर। तो ये हो गया डिस्कशन पॉइंट रिगार्डिंग CFT। अब भरेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स ना, हमें पता है कि T2G की जो एनर्जी है, थोड़ा सा मैं फिर से बना रहा हूं, T2G की जो एनर्जी है, ये आपका मान लीजिए मीन एनर्जी की गैप बात करें, T2G की बात करें, T2G में अब कितने ऑर्बिटल, 3 होंगे, Eg में 2 होंगे। जब T2G की बात करेंगे तो T2G में लोअर एनर्जी है तो पहले वो भरेगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, ठीक है। मैं नंबर लिख देता हूं, जैसे 1 2 3, ठीक है। और अगर मान लेता हूं कि फोर्स पेयरिंग नहीं होता है, फोर्स पेयरिंग नहीं होता है, तब मेरे पास पेयर ना करने का प्रावधान है, हम ना करेंगे, और नहीं हो रहा है तो मेरा दूसरा जो चौथा आएगा वो आएगा यहां पर, पांचवा आएगा यहां पर, ठीक है, एक एक भर गया सब जगह। फिर छठवां कहां आएगा, यहां पर, सातवां कहां, यहां पर, आठवां यहां पर, नौवां यहां पर, दसवां यहां पर, इन दोनों में कोई एक हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ नो फोर्स पेयरिंग, कब फोर्स पेयरिंग नहीं हो रहा है तो। बट अगर वही सेम केस, अगर हम लोग फोर्स पेयरिंग की बात करें, समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4, और यहां पर हम लोगों ने किया, यहां पे हम लोगों ने किया T2G बनाया, यहां हमने बनाया Eg, दिस इज योर T2G, दिस इज योर Eg। कंडीशन क्या है, फोर्स पेयरिंग होना है, मतलब हमें पेयर पहले करना है, तो पहला क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3, इलेक्ट्रॉन कहां कहां गया मैं वो लिख रहा हूं। फोर्थ इलेक्ट्रॉन फोर्स पेयरिंग हो रहा है तो यहीं आएगा, फिफ्थ यहां आएगा, सिक्स्थ यहां आएगा, इन तीनों में कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक पेयर हो जाएगा। 7 यहां आएगा, 8 यहां आएगा, एक एक भर गया, फिर 9 यहां आएगा, 10 यहां आएगा। पेयरिंग कैसे स्टार्ट होता है, आपको हुंसुल पता है क्या होता है, सबसे पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में मिनिमम एक एक भरेगा तभी फोर्स पेयरिंग होगा, तो यहां पर पहले एक एक भर गया, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट किया, और पेयरिंग कब, 4 5 6,
समझ में आ रहा है? दिस इज द केस ऑफ फोर्स पेयरिंग। आई होप इट इज क्लियर। अब क्या बोल रहा है, फोर्स पेयरिंग होता कब है, जब यहां से यहां गैप जो है जिसको हम लोग डेल्टा ओ बोलते हैं, ठीक है, और फोर्स पेयरिंग में क्या होता है, पेयर बनता है। पेयरिंग में एक एनर्जी चाहिए होता है। आप क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन जो आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं, उसको अगर आप पेयर करना जा रहे हो, मतलब कैसे कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार हमको दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ रखना है, आपस में रिपेल करेंगे, ये रिपल्शन होगा, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। मतलब दो ऑपोजिट स्वभाव के जो लोग होंगे उनको अगर एक साथ बैठाना है तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, और ये जबरदस्ती करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। उसी एनर्जी को बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। मैंने कितना एनर्जी खर्च किया ताकि ये लोग आपस में एक साथ बने रहें, दिस इज पी। तो फोर्स पेयरिंग में ये पक्का है कि पेयरिंग इज इजियर देन व्हाट, इस जगह से यहां कूदने से अच्छा है कि पेयर कर लें, है ना। तो फोर्स पेयरिंग कब होता है, जब आपका डेल्टा ओ जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग आसान हो जाएगा। और ये कब होगा, जब पेयरिंग, आप दुश्मन से क्यों पेयर करोगे, जब आपके पास ऊपर वाला रूम खाली है, तो बोलेगा नहीं नहीं बगल में कूद सकता हूं, मैं कूद जाऊंगा। तो ये कब होगा, जब डेल्टा ओ जो आपका है ये कूदना आसान हो, ये जो गैप है कूदना आसान हो, इज लेस देन पी। पी मतलब पेयरिंग, दोनों में एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए हम लोग पेयर नहीं करेंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो पेयरिंग कब होता है, जब पेयरिंग करना आसान होगा। अब वो कब होगा, जब P इज लेस देन डेल्टा O। पेयरिंग अगर मुश्किल होगा, डेल्टा O कूदना आसान है, तो नो फोर्स पेयरिंग विल बी डन। इतना समझ में आ गया, ए टू जेड समझ में आ गया। अब समझते हैं बात क्या है। ये चार इलेक्ट्रॉन्स है, अगर देखो डेल्टा O अगर पेयरिंग से कम है तो क्या बनेगा, T2G में कितने आएंगे, तीन, चौथा कहां जाएगा, यहां जाएगा, isn't it? तो हो जाएगा T2G3 EG1। और अगर आप फोर्स पेयरिंग कर रहे होगे, डेल्टा और ग्रेटर देन पी आ रहा होगा, पेयरिंग आसान है, तो T2G में चौथा भी आ जाएगा, देखो 1 2 3 चौथा यहीं आ रहा है, तो 4 इजी आपका 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरा पूरा CFT समझ में आ गया और इस क्वेश्चन का बेसिस समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटैक किया जाता है। एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है, तुरंत हो जाएगा। नाउ अब कंपेयर द ऑप्शंस। ये बोल रहा है ऑप्शन के हिसाब से, देखिए ये बोल रहा है कि आपका पेयरिंग मुश्किल है, तो पेयरिंग अगर मुश्किल है तो ये पेयरिंग कैसे कर लियो, गलत है ये बोल रहा है पेयरिंग आपका आसान है, जब आसान है T2G4 होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। ये बोल रहा है पेयरिंग मुश्किल है, और मुश्किल है तो पेयरिंग नहीं होना चाहिए, तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि अगर पेयरिंग आपका मुश्किल है तो G2, ये गलत। आंसर इज सी, आंसर इज सी।